नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज इस वीडियो से हम हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं। तो हिस्ट्री, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री का ये पहला लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे, स्टोन एज की बात करेंगे। तो स्टोन एज जैसे आपने सुना होगा, पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है। तो इन स्टोन एज की बात करेंगे, ये पहला पार्ट है। ये है एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्टोन एज। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में आपको बता दूं, मैं माय नेम इज कृणाल पी ठाकुर and I am an educator for civil service examination conducted by UPSC, and I'm teaching for the civil services aspirants since 2011, and I'm teaching and mentoring students online as well as offline। ये मेरे बारे में है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि जो डेट्स होती है वो कैसे काम करती है, तारीख। क्योंकि हम हिस्ट्री में मेन क्या करते हैं कि सारी इवेंट्स को देखते हैं टाइम के अनुसार और इसे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। तो आपने बहुत बार सुना होगा कि कहीं पे बीसी लिखा होता है तारीख के बाद और कहीं पे एडी लिखा होता है। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और यहाँ पे एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। तो जब बर्थ ऑफ जीसस, जीसस का जब जन्म हुआ था, पता ही होगा आपको जीसस। तो जीसस जी का जब जन्म हुआ था तो उस टाइम को जीरो बोला जाता है, राइट, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में। और उसके बाद जब अब आगे बढ़ते हो 1 2 3, तो उसके बाजू में एडी लिखा होता है। तो आप देखोगे तो जीरो के बाद 476, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते ये तारीख आती है और उसके बाद 1947 ये तारीख आती है। तो एडी में ये आगे बढ़ता है, जैसे +1 2 3 करके आप देखो इसे एडी मतलब एडनो डोमिनी, जो नॉर्मल गणित के हिसाब से चलता है। नाउ अगर हम बीसी की बात करें, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ऐसा समय जो क्राइस्ट के जो जन्म हुआ था, जीसस का जन्म हुआ था, उससे पहले का समय। तो यहाँ पे 1 होगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 इस तरीके से जा रहा था, अब यहाँ पे 1 2 3 से जाएगा। तो इसका मतलब है कि 480 बीसी जो है वो जीरो से पहले आता है और 2500 बीसी जो है वो 480 बीसी से पहले 2500 बीसी आता है। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे रिवर्स में जाता है और जीरो के बाद प्लस में जाएगा तो एडी आएगा और रिवर्स में जाएगा तो बीसी आएगा। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए कि पहले 4 बीसी आता है या पहले 2 बीसी आता है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो पहले 4 बीसी आता है और उसके बाद 2 बीसी आता है। अगर मैं आपको बोलूं पहले 5 एडी आता है या पहले 7 एडी आता है, तो यहाँ पे आंसर है पहले 5 एडी आता है समय के हिसाब से और उसके बाद 7 एडी आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बर्थ ऑफ जीसस को हमने जीरो माना है और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते तो एडी आएगा और अगर पीछे जाते हैं तो बिफोर क्राइस्ट मतलब बीसी आएगा, B.C आएगा। तो इस तरीके से हमारी डेट्स जो है वो यहाँ पे काम करेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टोन एज की बात करेंगे, पत्थरों का युग। तो इसमें कुछ एज इस तरीके से लिखी जाती है कि सबसे जो पुराना जो टाइम था उसे हम टाइम स्केल 10 लाख बीसी टू 1 लाख बीसी की अगर हम बात करें तो इस दौरान लोअर पैलियोलिथिक एज था, ऐसा हम बोल सकते हैं। पैलियोलिथिक एज के बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज, तो 1 लाख से 23,000 बीसी के बीच का जो टाइम है उसे हम मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और अपर पैलियोलिथिक एज सबसे पास जो है जीरो के पास, वो है अपर पैलियोलिथिक एज। वो 23,000 बीसी से 10,000 बीसी का जो टाइम है उसको हम बोलते हैं कि ये अपर पैलियोलिथिक एज है। तो ये स्टोन एज का पहला भाग है। लाइक पैलियोलिथिक के बाद मेसोलिथिक आता है और उसके बाद नियोलिथिक आता है। तो पैलियोलिथिक को अगर 3 भाग में डिवाइड करें तो कुछ इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि 10 लाख बीसी से 1 लाख बीसी का टाइम जो है वो लोअर पैलियोलिथिक एज है, मतलब पहले लोअर पैलियोलिथिक एज आता है। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज आता है जो कि 1 लाख बीसी से 23,000 बीसी के बीच में है। और उसके बाद तीसरा जो है वो है अपर पैलियोलिथिक एज जो 23,000 बीसी से 10,000 बीसी के बीच में टाइम आता है। ठीक है, ये भी एक जीसस के बर्थ से लेकर एडीबीसी जो होता है उसके बारे में बताया है कि अगर आप आगे बढ़ते हो 100 साल के बाद 200 साल एडी, उसके बाद 300 एडी आता है। और बिफोर क्राइस्ट में अगर आप जाते हो तो 100 बीसी से पहले आता है 200 बीसी और उससे पहले आता है 300 बीसी। इससे भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो चलो, ये पैलियोलिथिक है। तो सबसे पहले हम लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे, उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे और उसके बाद अपर पैलियोलिथिक एज की बात करेंगे। तो पैलियो मतलब पुराना और लिथिक मतलब स्टोन। तो स्टोन एज मतलब यहाँ पे हम इसके बारे में कैसे जानते हैं, तो वो जो हथियार का यूज करते थे वो स्टोन के हथियार होते थे, पत्थरों के। तो इसलिए इस पूरे एज को स्टोन एज कहा जाता है।
तो सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। इसका टाइम स्केल कितना है? 10 लाख बीसी से 1 लाख बीसी के बीच का टाइम है। और इसी टाइम में जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, एक तो हिस्टोरिकल जो हमारे मानव का जो टाइम है वो, और एक है जियोलॉजी जो मतलब हमारी पृथ्वी के जो टाइम स्केल है उसकी बात करते हैं। तो पृथ्वी का यहाँ पे टाइम स्केल चल रहा था द प्लीस्टोसीन पीरियड चल रहा था। नहीं, जो पृथ्वी का जो अर्थ का जो पीरियड था उसे हम द प्लीस्टोसीन पीरियड कहते हैं। Now this phase represent the last phase of great ice age। तो पृथ्वी में अगर आपको पता हो ज्योग्राफी के बारे में, अगर पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी में क्या होता है, ठंडी गर्मी चलती रहती है। तो लास्ट जो आइस एज आया था जिसमें सारी चीजें जो है वो बर्फ में कन्वर्ट हो गई थी, उसे आइस एज कहा जाता है, ग्रेट आइस एज। और फिर उसके बाद ये पिघलना शुरू हुआ, आज भी ये पिघल ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो जो पिघलने का जो टाइम था, तो लास्ट फेस ऑफ ग्रेट आइस एज जो था वो हमारा लोअर पैलियोलिथिक एज है। तो मतलब बर्फ पिघलना शुरू हुआ और जैसे जैसे ग्रीनरी बनती गई तो उस टाइम पे पैलियोलिथिक एज जो है वो चालू हुआ, ह्यूमन हिस्ट्री चालू हुई। जियोलॉजिकली दिस फेस इज नोन एज प्लेस्टोसीन पीरियड। तो हम जियोलॉजिकली हम इसको प्लेस्टोसीन पीरियड भी कहते हैं, ड्यूरिंग विच आइस स्टार्टेड मेल्टिंग ऑन द अर्थ। जो आइस है वो, जो पृथ्वी के ऊपर जो आइस थी वो मेल्ट होना शुरू हुई, जैसे पोलर की आइस है या बहुत जैसे हिमालय के ऊपर है, जैसे पर्वतों के ऊपर जो आइस है वो मेल्ट होना शुरू होती है इस एज के दौरान। उसके बाद लोअर पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इस टाइम पे जो स्पेसिस पाई जाती थी इंसानों के फॉर्म में, मैन लाइक स्पेसिस, उसे हम होमिनिड कहते हैं। तो होमिनिड इमर्ज ड्यूरिंग दिस एज, कि इंसान बनने का भी एक सफर रहा है। पहले जानवर था, जानवर से धीरे धीरे ये बंदर बना, बंदर से धीरे धीरे इंसान बना। तो जो हमारा ह्यूमन बनने का फॉर्म है वो लोअर पैलियोलिथिक एज से आता है, इसीलिए इसको हम होमिनिड भी कहते हैं। होमिनिड मतलब इंसान एज ए स्पेसिस इमर्ज ड्यूरिंग दिस एज। अर्लियर ह्यूमन बीइंग इज आल्सो नोन एज होमो इरेक्टस। पहले जो मानव जात है उसे होमो इरेक्टस भी कहते थे। मैन विद फुल्ली इरेक्ट पोस्चर, हमारा पोस्चर पूरी तरीके से बन गया था, बंदर में से इंसान बन गए थे। एंड ये एविडेंस कहाँ मिलते हैं? तो इट वाज डिस्कवर्ड इन नर्मदा वैली। आपको पता है गुजरात में ये नर्मदा वैली है, मध्य प्रदेश और गुजरात में, गुजरात का हिस्सा जो है बहुत फेमस है नर्मदा वैली का। तो नर्मदा नदी के आजू बाजू के हिस्से में हमें इसके एविडेंस मिलते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज के हमें एविडेंस मिलते हैं। इस एज की बात करें तो यहाँ पे लोग हथियार यूज करते थे। उस टाइम पे जो लोग होते थे वो हथियार का यूज करते थे और वो हथियार पत्थरों के बने होते हैं। तो टूल ऑफ दिस एज वर बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ कोर, के जो हथियार का जो कोर होता है ना, जैसे हथियार को आप तोड़ते हो, अगर आप पत्थर को तोड़ते हो तो पत्थर को टूटे टूटे बाजू का हिस्सा टूटा और बीच का हिस्सा जो कोर होता है वो बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही मजबूत होता है, और उसी हिस्से से शिकार करते थे। जो मजबूत होता है उसी से आप शिकार करोगे। सो इट वॉज कॉल्ड एज टेक्निक ऑफ कोर। इन दिस टेक्निक वन स्टोन वॉज हिट विद अनदर स्टोन, एक पत्थर को दूसरे पत्थर के साथ हिट किया जाएगा, मारा जाएगा, तो रिमूव द आउटर लेयर। ऐसा करते करते क्या है ना, आउटर लेयर निकल जाएगी। एंड देन इनर पार्ट ऑफ द स्टोन वर यूज्ड एज ए टूल, कि एकदम अंदर का जो पार्ट होगा ना, इनर पार्ट ऑफ द स्टोन, के पत्थर का जो एकदम अंदर का पार्ट बाहर आएगा और वो मजबूत होगा, उसी को हथियार के फॉर्म में यूज किया जाएगा। द टूल ऑफ दिस एज इज ऑल्सो नोन एज पेबल टूल। तो ये आप देखोगे अलग अलग प्रकार के पत्थर, इसे पेबल भी कहा जाता है, और इसीलिए इस पत्थरों को पेबल, तो इस टूल्स को पेबल टूल्स भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, लोअर पैलियोलिथिक एज जो है उसके पत्थरों को पेबल टूल भी कहा जाता है। एंड मैन यूज क्वार्ट्जाइट, एक तरह का पत्थर होता है क्वार्ट्जाइट, यहाँ पे फोटो इसका, क्वार्ट्जाइट स्टोन फॉर मेकिंग टूल्स। तो इस पत्थरों का यूज करते थे और छोटे छोटे पत्थरों को तोड़ के क्या है ना, अलग अलग हथियार बनाए जाते थे। नाउ द नेम ऑफ द टूल, इसे जैसे हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, या क्लीवर, चॉपर, चॉपिंग, तो ये सब हथियार जो आपको दिखाई दे रहे, ऐसे हथियार जो थे वो उस जमाने में दिखाई देते थे। तो ये है लोअर पैलियोलिथिक एज। नाउ द ओल्डेस्ट स्टोन टूल वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम बोरी इन महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र का हिस्सा है और उसमें बीच में ये बोरी पड़ता है, और यहाँ पे सबसे पुराना हथियार हमको मिलता है, इसलिए कहा जाता है द ओल्डेस्ट टूल, स्टोन टूल वाज डिस्कवर्ड इन बोरी इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में बोरी नाम की जगह है, यहाँ पे सबसे पुराना पत्थरों का हथियार हमको मिल के आता है। उसके बाद द टूल ऑफ दिस एज हैज बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर में ये टूल्स मिले हैं। जैसे कहाँ कहाँ मिले हैं? सोहन वैली में मिला है,
इसीलिए इसे सोहन वैली कल्चर भी कहा जाता है। ये पाकिस्तान में है, सोहन वैली जो है वो पाकिस्तान में है। ये मैप में आपको दिख रहा होगा कि भारत का हिस्सा है और आज के पाकिस्तान का हिस्सा जो है सोन रिवर और उसी के पास सोहन वैली है। तो वहाँ सोहन वैली में आपको क्या मिलेगा, तो सोहन वैली में आपको ये टूल्स बहुत लार्ज नंबर में मिलते हैं, लाइक लोअर पैलियोलिथिक एज के, और इसीलिए इस कल्चर को सोहन वैली कल्चर भी कहा जाता है, पाकिस्तान का एरिया है। यस। उसके बाद टूल ऑफ दिस एज हैज बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट गैंगेटिक वैली। तो याद रखिएगा, सिर्फ गैंगेटिक वैली के एरिया में, आप देखो यूपी बिहार का जो एरिया है ना, यहाँ पे वेस्ट बंगाल का भी एरिया है, तो इस एरिया में ही नहीं मिला है, बाकी पूरे भारत में ऐसे हथियार आपको, ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे, लोअर पैलियोलिथिक एज के टूल्स आपको मिल जाएंगे। दूसरा कि इस पैलियोलिथिक एज में लोग क्या ना क्या क्या जानते हैं वो वहाँ की पेंटिंग से पता चलता है। तो कुछ कुछ गुफाओं में पेंटिंग मिलती है। आप अगर यहाँ पे फोटो देखो तो ये आप देख सकते हो कि कुछ पेंटिंग्स है, कितनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स है। देखिए ये पेंटिंग्स है, ये गुफाओं में पत्थरों के ऊपर, दीवालों के ऊपर मिलती है। सो अर्ली मैन, इस एज में अर्ली मैन टुक इंटरेस्ट इन पेंटिंग एंड अर्ली पेंटिंग वाज डिस्कवर्ड इन भीमबेटका पेंटिंग। ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में है आज। तो भारत के मध्य प्रदेश में जो पेंटिंग मिली है, जिसे भीमबेटका पेंटिंग कहते हैं क्योंकि जगह का नाम भीमबेटका है, तो वहां पे केव है और केव में बहुत सारे पत्थर है, केव के अंदर बहुत सारी गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पे ये पेंटिंग्स हमको मिलते हैं। उस जमाने में ऐसी पेंटिंग जो है वो बनाई जाती थी। लार्ज नंबर, इस पेंटिंग के ऊपर बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स एंड हंटिंग सीन देखने को मिलते हैं, और ये दिखाता है कि पहले के जो इंसान थे, उस जमाने के जो इंसान थे, देवर यूज टू हंट, वो शिकार करना जानते थे सो दैट वो अपनी फूड की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके। कलर कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इन पेंटिंग्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि वहां पे लोगों को पता था रेड कलर, व्हाइट, येलो, ग्रीन, देवर यूजिंग दिस कलर्स एंड लाइक रेड है, व्हाइट है, येलो है, ग्रीन है। एंड मोस्ट ऑफ द भीमबेटका पेंटिंग बिलोंग टू मेसोलिथिक पीरियड। तो पैलियोलिथिक पीरियड के बाद आता है मेसोलिथिक पीरियड। तो मेसोलिथिक पीरियड में भी बहुत सारी पेंटिंग्स मिलती है, तो ज्यादातर भीमबेटका पेंटिंग्स आपको मेसोलिथिक पीरियड की मिल जाती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ी प्री हिस्टोरिक साइट कहाँ मिली है, तो तमिलनाडु में मिली है। तो इस तरीके से एक्सकेवेशन होता है, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, तो वो जमीन खोद खोद के भी सब एविडेंस निकाल लेते हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक एज का जो लार्जेस्ट साइट है, लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक साइट भारत में कहाँ मिला है, तमिलनाडु में मिला है। जगह का नाम है आडी चन्नलूर, आडी चन्नलूर इन तमिलनाडु। सो आडी चन्नलूर तमिलनाडु में लार्जेस्ट प्री हिस्टोरिक साइट जो है वो डिस्कवर्ड हुई है। उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट साइट कौन सी है, तो ये है अतिरामपक्कम। अतिरामपक्कम साइट है, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट साइट ऑफ मद्रासियन कल्ट। तो ये मद्रास में है, मद्रासियन कल्ट में है, और ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण साइट है, अतिरामकम साइट। उसके बाद भीमबेटका, द मोस्ट इंपोर्टेंट इज भीमबेटका। द डिस्कवरी ऑफ भीमबेटका केव इंडिकेट लोअर पैलियोलिथिक मैन वाज अवेयर ऑफ यूजिंग आर्टिफिशियल रेसिडेंस। घर की तरह भी यूज करते थे ये गुफाओं को, तो ये आर्टिफिशियली भी ये घर को तैयार कर लेते थे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लोअर पैलियोलिथिक एज के जो लोग थे, जो अभी अभी इंसान बने थे, वो घर का यूज भी जानते थे, लाइक हंटिंग करते थे लेकिन साथ साथ में घर का यूज भी जानते थे। तो ये हो गया आपका लोअर पैलियोलिथिक एज। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मिडल पैलियोलिथिक एज को देखेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम दूसरे वीडियो में इसके दूसरे पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।